अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस वालेकुम सलाम मिस। जी मिस। स्क्रीन भी शो हो रही है जी यस जी? मिस। आप लोगों को LMS पे सबके लेक्चर्स ओपन हो रहे हैं? मैं वो चेक नहीं पासवर्ड किया। मांगते हैं LMS लेक्चर्स ओपन करने के लिए। वो वीडियो लेक्चर्स का मैंने यही सोचा है कि मैं इंशाल्लाह, क्योंकि देखें क्लास में तो डिस्कशन भी होती है, थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो मैं इंशाल्लाह खुद से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे 2 लेक्चर सिर्फ रह गए हैं, वो रिकॉर्ड करके तो मैं आप लोगों को वो 20-20 25-25 मिनट की वीडियो होंगी, आप लोगों के लिए सुनने में भी आसानी होगी और उसमें इको वगैरह भी कम होगी, तो आप लोगों के साथ मैं वो शेयर कर दूंगी। लेकिन सिर्फ मुझे 2 से 3 दिन दे दें, वो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट रिकॉर्ड करके सारे लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लास्ट टाइम डायमेंशनिंग की असाइनमेंट नंबर 4 जो है वो मैंने अपलोड कर दी है। आप लोग सेशन नंबर 5 में, ये जो इसी वीक का सेशन है जो कि भाई हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि डायमेंशनिंग इसी वीक में कंप्लीट हुआ है, इसी वीक में मैंने असाइनमेंट अपलोड की है। आपने कंप्लीट करके LMS के ऊपर ही सबमिट करवानी है। तो काइंडली सब एक बार देख लीजिएगा कि आप लोगों को असाइनमेंट शो हो रही है, उसके ऊपर ड्यू डेट भी मेंशन है, डायमेंशनिंग से रिलेटेड है, जो पूछा गया है बेसिकली उसी के ऊपर आपने करेक्ट करके और मेंशन करके वहां पे शेयर करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है इन कंटिन्यूशन टू द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हम डायमेंशनिंग को डिस्कस कर रहे थे, आज हम डिस्कस करेंगे टॉलरेंसिंग को। तो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ टॉलरेंस एंड लिमिट्स, understand the concepts of fits and related terminologies like nominal size, basic size, allowance, clearance, interference. Differentiate between 3 types of fits: clearance, transition, and interference fits and their application. Apply the concept of tolerance and limits to the design of fits. Understand the difference and use of the basic hole and basic shaft system. Design different types of fits using ANSI B4.1 recommendation. तो फर्स्ट 5 जो हैं हमारे पास, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो डिजाइन होगा ऑफ द फिट्स यूजिंग दिस स्टैंडर्ड, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास टॉलरेंस क्या होती है। टॉलरेंस देखें, आपके पास एक पेन के एग्जांपल आप ले लें। पेन के ऊपर क्या है, एक कैप आप जब इंसर्ट करते हो, अगर आप उस कैप को वहां से रिमूव कर दो और उस कैप की जगह पे सिमिलर डायमीटर का आप किसी और पेन का कैप वहां पे लगा दो, अब वो बेसिकली क्या है, वो कैप जो है वो दोनों 2 डिफरेंट पेन्स के थे, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट डिफरेंट था, बट दे कैन फिट टुगेदर इजीली एंड प्रॉपरली। सो इट मींस उसके अंदर जो एबिलिटी थी या क्वालिटी थी, उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, दैट इज द interchangeability. So interchangeable manufacturing requires effective size control by the designer, because in mass production all the parts must fit together properly regardless of where they are made. For example, an automobile manufacturer might subcontract parts manufacturing to other companies, both part for the new automobile and the replacement for the repairs. All parts must be enough alike that each can fit properly in an assembly. So the maximum acceptable amount that an actual part or feature can vary from a specified dimension is called the tolerance. तो हमारे पास 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन इज द इंटरचेंजेबल एंड सेकेंड वन इज द फिट टुगेदर। अगर किसी पार्ट के अंदर ये 2 प्रॉपर्टीज जो हैं अवेलेबल होंगी, तो इट मीन्स हम उस पार्ट को, वो चाहे कहीं भी मैन्युफैक्चर हो रहा हो, अकॉर्डिंग टू वट एवर स्टैंडर्ड दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर, हम उसको किसी दूसरे पार्ट के ऊपर, जिस असेंबली का वो पार्ट है उसके ऊपर इजीली फिट कर सकते हैं। वो वेरिएशन अगर उस पार्ट में आएगी तो वो वेरिएशन किस अमाउंट तक आएगी, उस वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द टॉलरेंस. Parts can be made to a very precise dimension, even to a few millimeters of an inch or a thousandth of a millimeter, as in a gauge block. But highly accurate parts are extremely expensive to produce, and there is still some variation between the exact dimension and the actual size of the part. अच्छा, अब हमारे पास अगर हम बात करें वेरिएशन की,
हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टॉलरेंसेस होती हैं। हाई टॉलरेंस होती है, मीडियम टॉलरेंस होती है और नो टॉलरेंस की बात आती है। अब हाई टॉलरेंस हमारे पास कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जहां पे पार्ट्स की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा है। इट मींस जितनी ज्यादा हम टॉलरेंस देंगे फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि पार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशन के ऊपर बना है। देयर आर सम वेरिएशन ऑफ प्लस माइनस कैन एग्जिस्ट, बट जो वेरिएशंस होंगी वो बहुत स्मॉल होंगी, इन थाउजेंड्स ऑफ मिलीमीटर में होंगी। इसी तरह जो हमारे पास पार्ट्स हैं विद लो टॉलरेंस, उसके अंदर वेरिएशंस जो हैं वो 1000, आप कह लें कि वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बहुत कम वेरिएशन, बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है वो पॉसिबल होती हैं। सो हम प्रिसाइज डायमेंशन तब भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होती। फॉर्चुनेटली परफेक्टली एग्जैक्ट साइज आर नॉट नीडेड। द एक्यूरेसी नीडेड इन पार्ट डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन. Product with smaller variation in shape may fit together more precisely and command high prices. It means जैसे जैसे हम टॉलरेंस इंक्रीज करते जाएंगे उस कंपोनेंट की प्राइस भी इंक्रीज करती जाएगी। द वेरी कॉमन एग्जांपल, आप एक सिंपल पेन ले लो और एक जेट इंजन ले लो। क्या जेट इंजन को हम उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिस स्टैंडर्ड के ऊपर पेन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? इज इट पॉसिबल? नो मैम। Definitely not. No. It means the price of the jet engine will comparatively much be higher than the price of the pen. अब वो प्राइजेस में वेरिएशन क्यों आई? फर्स्ट क्या था? पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी, देन हमारे पास क्या आ गया? पार्ट फंक्शन, देन पार्ट उसके कंपोनेंट्स की वेरिएशन, टॉलरेंसेस। तो उन सब बेसिस को जब हम देखते हैं तो हमारे पास ओवरऑल प्राइस ऑफ द कंपोनेंट दैट विल इंक्रीज वेरी हाई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टॉलरेंस। कहते हैं however it would not be practical for all the products to be manufactured to a high precision. For example, a manufacturer of a children's tricycle might go out of business if the parts were made with a jet engine accuracy. No one would willing be to pay the prices. Definitely एक tricycle की price और एक jet engine की price में there is lot of difference. So कोई भी उस price के ऊपर आप purchase नहीं करेगा और इस तरह उसका business जो है वो fail हो जाएगा। So कहते हैं tolerancing is an extension of dimensioning. It allows you to specify a range of accuracy for the shape, size, and position of every feature of a product so that the manufactured parts will fit together and function properly when assembled. टॉलरेंस का ओवरव्यू है हमारे पास जो बेसिक कहते हैं टू इफेक्टिवली प्रोवाइड टॉलरेंस इन योर ड्राइंग्स एंड कैड मॉडल यू मस्ट फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंड द फिट रिक्वायर्ड बिटवीन द बेटिंग पार्ट्स। बेसिकली ये जो 4 पॉइंट्स आपके सामने गिवन है, आगे जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उनको आपने इसी 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। फर्स्ट में क्या है? अंडरस्टैंड द फिट रिक्वायर्ड बिटवीन द बेटिंग पार्ट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फिट क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और बिटवीन 2 मेटिंग पार्ट्स के अंदर हम फिट्स को किस तरह स्पेसिफाई करते हैं। देन हमारे पास क्या होना चाहिए? हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ इंस्पेक्शन मेजरमेंट आर परफॉर्म्ड। इंस्पेक्शन मेजरमेंट क्या होता है? जब फाइनली पार्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है तो उसके बाद देखा जाता है कि हमने उस पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी इंस्पेक्शन किस तरह करनी है। इंस्पेक्शन क्या है? बेसिकली उसकी क्वालिटी टेस्ट है। उसके अंदर क्या आता है? हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आते हैं इंस्पेक्शन के। लाइक विजुअल इंस्पेक्शन हो सकती है कि नेकेड आई से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वहां पे कोई डिफेक्ट तो नहीं है। देन उसके अंदर से हाई स्पीड अल्ट्रासोनिक वेव्स पास की जाती हैं या फिर उस मटेरियल को ब्रेक करके देखा जाता है कि इंटरनली कोई डिफेक्ट तो नहीं है उसके अंदर। तो इंस्पेक्शन मेथड जो है वो डेफिनेटली बहुत मैटर करते हैं कि हाउ दे कैन बी डन। बी एबल टू अप्लाई द टॉलरेंस सिंबल टू आवर ड्राइंग मॉडल। आपने यहाँ तक तो ये दो थे हमारे पास क्या है? पार्ट को देखते हुए हमने डिसाइड कर लिया। देन अब हम उसकी ड्राइंग के ऊपर आ गए हैं। ड्राइंग के ऊपर हमें पता होना चाहिए कि हमें ये टॉलरेंस किस टाइप की हमने दी है। आगे में टॉलरेंस की हम टाइप पढ़ेंगे तो वहां से आपने देखना है कि टॉलरेंस टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको किस तरह कैटेगराइज करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आएगा दैट इज अप्लाई द फंक्शनल टॉलरेंसिंग टू द इंडिविजुअल पार्ट फीचर। फिर अगर हमने ओवरऑल असेंबली के बाद जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उनके ऊपर टॉलरेंस किस तरह अप्लाई करनी है। लाइक यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं कि मैंने एक ये पार्ट बनाया है। अब मैंने क्या किया? इस पार्ट की टॉलरेंस सेपरेट दे दी, इस पार्ट की टॉलरेंस मैंने कह दी ये प्लस माइनस 0.1 है, ये प्लस माइनस 0.1 है और ये पार्ट भी प्लस माइनस 0.1 है। लेट्स से हमने ये सारे के सारे पार्ट जो है वो मैक्सिमम के ऊपर बना दिए, प्लस 0.1
प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो डेफिनेटली पार्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन से कितना बड़ा बन जाएगा, 0.3 टाइम ग्रेटर बन जाएगा। अब 0.3 टाइम बड़ा बनने का क्या मतलब है कि लेट्स से मेरे अगर इसके पास टोटल लेंथ इसकी 10 थी, अब मेरे पास इसकी लेंथ कितनी आएगी, इट विल बी 10.3। माइट बी हमारी रिक्वायरमेंट ओवरऑल डायमेंशन जब हम इसकी कर रहे हो तो वो भी 10 प्लस माइनस 1 हो। इट मींस मैं पार्ट को मैक्सिमम कितना बना सकती हूँ कि 10 प्लस 0.1 और 10 माइनस 0.1, इट मींस 10.1 से लेके 9.9 तक ये पार्ट मैन्युफैक्चर हो सकता था। इट मींस मैंने टॉलरेंस जो है हर फंक्शनल पार्ट के ऊपर, इंडिविजुअल पार्ट के ऊपर क्या की है, रॉन्ग अप्लाई की है। पार्ट फीचर को मैंने टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली रॉन्गली डिफाइन किया है, तो यहाँ पे जो पार्ट बनेगा मैन्युफैक्चर होगा दैट विल फेल। तो इस वजह से हमें देखना होता है कि हमने उसको डायमेंशन किस तरह करना है और उस डायमेंशन के ऊपर हमने टॉलरेंसेस को किस तरह अप्लाई करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मिस। क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मिस। यस मैम। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टॉलरेंस डेफिनेशन क्या है। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक डायमेंशन इज परमिटेड टू वेरी, सो टॉलरेंसेस आर स्पेसिफाइड सो दैट एनी टू मैचिंग पार्ट्स विल फिट टुगेदर। टू कीप पार्ट कोस्ट लो, स्पेसिफाई अ टॉलरेंस एज लार्ज एज पॉसिबल दैट स्टिल परमिट्स द सैटिस्फैक्टरी फंक्शन ऑफ अ पार्ट। अभी मैंने बताया था कि हमारे पास कोस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इन अ ड्राइंग और इन अ डिजाइन। सो हम जितनी ज्यादा टॉलरेंस रखेंगे, कोस्ट जो है पार्ट की उतनी ही लो होगी। टॉलरेंसेस कैन बी स्टेटेड इन सेवरल डिफरेंट वेज ऑन अ ड्राइंग। One method of providing the tolerance is to specify the dimension and give a plus or minus range after it. Like ये हमारे पास लेट से ये पार्ट है, अब यहाँ पे इस पार्ट को आप एज्यूम कर ले दिस इज द शेफ्ट, ये जिस ग्रीन पार्ट है, और ये जो हमारे सामने पार्ट है दिस इज द होल। अब इस शेफ्ट ने इस होल के अंदर हमने इसको फिट करना है, तो हम टॉलरेंस यहाँ पे लाइक किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसकी ड्राइंग यहाँ पे शो करूं तो मेरे पास देखें ये क्या आ गया, हमने उसका व्यू शो किए कि हमने शेफ्ट के अंदर कितनी टॉलरेंस प्रोवाइड की, प्लस माइनस 0.002। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि हमारे पास जो शेफ्ट होगी वो कितनी रेंज से 1.625 प्लस 0.002, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.627, और 1.625 माइनस 0.002 तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.623, और एनीवेयर बिटवीन दीज टू लिमिट्स। तो मेरे पास जो पार्ट बनेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, डेट विल बी, वो हम कहेंगे 1.625 627 से लेके 1.623 इन बिटवीन कोई भी वैल्यू हो सकती है जिस पार्ट की, जिस डायमेंशन के ऊपर हम उस पार्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास उस टाइम उसने क्या दी है 1.625 उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो 1.624 है 1.626 है, वो सारी की सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इसी रेंज के अंदर लाई करेंगी। सो मेरे पास यहाँ पे टॉलरेंस देखें कितनी आ गई 0.002। तो इसको वन वे क्या था डिफाइन करने का कि हम क्या करें, डायमेंशन के साथ सिंपली क्या पुट कर दिया मैंने, प्लस माइनस टॉलरेंस को पुट कर दिया। और अगर हम उसको इस तरह शो करें, इस व्यू के ऊपर सेपरेट शो करना है, तो ये देखिए इंटरनल डायमीटर के अंदर कितनी है हमारे पास, इंटरनल टॉलरेंस कितनी आ रही है 1.623, और उसकी एक्सटर्नल लिमिट टॉलरेंस की कितनी आ रही है, डेट इज 1.627। इट मींस मेरे पास इन बिटवीन कहीं पे भी शेफ्ट का डायमीटर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। जी तला, वैसे अगर 1.6209 हो तो फिर हम राउंड ऑफ करके इसको लेंगे, मतलब किस तरीके से लेंगे तब? 1.260 1.6209 एक मिनट 1.6209 209। अब आप ये देखिए ये मेरी इस वैल्यू में एग्जिस्ट कर रही है, मेरी रेंज तो स्टार्ट ही 23 से हो रही है। मिस मेरा सवाल है कि हम राउंड ऑफ कैसे करके लेंगे इसको, मतलब हम टॉलरेंस के हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे या फिर इसको नॉर्मल मतलब जो राउंड ऑफ होता है वो करेंगे फिर? अब ये देखिए अब हम इसको टॉलरेंस के हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे डेफिनेटली। अब देखो जैसे लेट से आपकी वैल्यू आती है 1.6224 आती है, ये आपकी लेट से ये आपकी एक वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो आप किस डायमीटर के ऊपर बनाओगे, डेफिनेटली आप 1.623 के ऊपर ही बनाओगे ना। हम ये देखो ये मैं आगे आपका क्वेश्चन क्लियर करती हूँ कि हमने कितने डेसिमल प्लेसेस तक लेने हैं, ये आप नेक्स्ट आगे देखें, ये स्लाइड में आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो भी डिफाइन करते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा आपका ये क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में मैं कवर
कवर करूंगी कि हम कितने डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं। अगर 2 तक ले रहे हैं तो उसको किस तरह डिफाइन करेंगे, अगर 3 तक ले रहे हैं तो उसको किस तरह डिफाइन करेंगे। ठीक है तलहा? जी मिस, सही है। तो मैम ठीक तो है। फिर उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है? तो दोनों किस सब्जेक्ट को? टॉलरेंस कोई भी, जिस तरह से अब ये सिलेंडर है तो इसको बिल्कुल। जो इसका जो डायामीटर है उसको टॉलरेंस को सब्ट्रैक्ट करके और ऐड करके दोनों का बनाया मैं जाता है। बताती हूँ। अब देखिए आपने एक पार्ट बनाया, आपने कहा कि मुझे ये रिक्वायर्ड डायमीटर चाहिए 1.625, ये मैन्युफैक्चरर की जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जी जी आप ठीक है। उसने कहा कि ये डायमीटर किस रेंज में वेरी कर सकते हैं, 0.002 की रेंज में वेरी कर सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है। इट मींस ठीक है। आप जब मशीनिंग कर रहे होगे तो आप कभी भी एग्जैक्ट 1.625 नहीं बना सकते। आपका यस डायमीटर ऑब्वियसली। प्लस माइनस 0.02, इट मींस वो किस रेंज में लाइक कर रहा होगा, वो इसमें वो शायद 1.6234 हो, 1.6235 हो, 1.270 हो, इन बिटवीन किसी भी रेंज में वो डायमीटर आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। ये मतलब है थैंक हमारे यू मैम। पास इस वैल्यू का। ठीक है, ये थैंक यू मैम। मतलब नहीं है कि हम उसको मैन्युफैक्चर किस डायमेंशन के ऊपर करेंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग डायमेंशन यही है 1.625। हाँ, उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान देयर इज आर सम वेरिएशन, वो वेरिएशन किस रेंज में लाई करेंगी, इट कैन बी लाई इन द रेंज ऑफ 0.002 ठीक है मैम। प्लस और माइनस 0.002। अगर आपका डायमीटर बन जाता है 1.626 का, अब ऐसा तो नहीं है कि आप जी अपना डिजाइन वहां पे फेल कर दोगे। हम क्या करेंगे, हम टॉलरेंस में देखेंगे कि आइदर वो हमारी लिमिट में लाइक कर रहा है, अगर वो लाइक कर रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, अगर वो ठीक है 1.628 बन जाता, इट मींस मेरे पास वो एक्सेप्टेबल नहीं था, फिर हमें उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करके उसका डायमीटर को डिक्रीज करना पड़ता। ठीक है। क्लास थैंक यहाँ यू तक मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, वो कहते हैं द टोटल टॉलरेंस, द टोटल अमाउंट ऑफ द एक्चुअल पार्ट फीचर इज अलाउड टू वेरी फ्रॉम व्हाट इट इज स्पेसिफाइड। अब देखिए यहाँ पे, अब टोटल अगर आप यहाँ से 1.625 से लेके 1.623 से लेके 1.627 जरा इसको माइनस करें, इन दोनों में 1.623 एंड 1.627 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1.623 माइनस 1.627 किसके इक्वल आ रहा है, 0.004। इट मींस मैंने टोटल वेरिएशन उसके अंदर कितनी अलाउ की है, डेट इज 0.004 की। क्लियर है ये पॉइंट कि हमारा टोटल जी अमाउंट ऑफ वेरिएशन कितनी आ रही है, डेट इज इक्वल टू 0.004। so the tolerance, the part feature is allowed to vary from what it is specified, that is 0.004। यहां तक क्लियर है सबको? जी इसका मतलब है मिस के अगर हम कोई भी पार्ट डिजाइन करेंगे उसके अंदर हम प्लस माइनस 0.002 रख सकते हैं, प्लस यानी कि माइनस वो जीरो पॉइंट जीरो अपने जीरो टू साइज से। अपने साइज ओके से प्लस माइनस 0.002, वो प्लस ज्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है, तो डेट पार्ट विल बी एक्सेप्टेबल। ओके मैम। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं जी तलहा। मिस, क्या हम वो टॉलरेंस को प्रिसीजन कह सकते हैं, एक तरह से टॉलरेंस को इंस्ट्रूमेंट भी? प्रिसिजन कह सकते हैं, कह सकते हैं। हाई प्रिसिजन और हाई टॉलरेंस मीन हाई कॉस्ट, लो प्रिसिजन एंड लो टॉलरेंस मीन लो कॉस्ट। मिस ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, मतलब जो लेंथ होगी, तो ये उसका लीस्ट काउंट भी हो सकता है? वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट के केस में वो इंस्ट्रूमेंट की टॉलरेंस आ जाएगी। जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट टॉलरेंस है ना, कि इंस्ट्रूमेंट जो है उसके अंदर प्लस माइनस इतनी वेरिएशन आई है, तो वो प्लस माइनस वेरिएशन करके आप टोटल लेंथ के अंदर ऐड कर दोगे तो वो आपकी उसके अंदर वो लेंथ को ओवरकम कर लेगा, या जो एरर था उसको ओवरकम कर लेगा। जैसे एक माइक्रोमीटर है या एक स्केल है, आप रीडिंग मैया कर रहे थे, वो कुछ पॉइंट्स पीछे था या कुछ पॉइंट्स आगे था, तो जितना पॉइंट्स वो पीछे या आगे था वो उसके अंदर क्या आ रहा है, वो उसका प्रिसीजन का एरर है ना, कि वो एग्जैक्टली प्रिसाइज वैल्यू मैयर नहीं कर रहा। तो आप क्या करोगे, वो प्रिसाइज वैल्यू मैयर करने के लिए उसके अंदर वो प्लस माइनस ही करोगे ना, तो स्पेसिफिक केस आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए। हम यहाँ पे बात करें लाइंस के लिए। ये मिस सही है। दोनों डिफरेंट चीजें। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।
अच्छा, उसके बाद ये देखिए इंटरचेंजेबल की हिस्ट्री उसने थोड़ी सी गिवन है कि हमारे पास इनिशियली क्या होता था कि अगर एक गाड़ी जो है वो बना रहे हैं तो पूरा, जी जी माजिद। मैम क्या किसी ऑब्जेक्ट की जीरो टॉलरेंस हो सकती है आफ्टर मशीनिंग? आफ्टर मशीनिंग जीरो टॉलरेंस, हाँ जी हो सकती है। ये आगे हम डिफाइन करेंगे। जीरो टॉलरेंस एक डायरेक्शन में हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में जीरो टॉलरेंस नहीं हो सकती। अच्छा मैम, किसी ठीक है किसी एक डायरेक्शन में हम डिफाइन करते हैं जीरो टॉलरेंस। ठीक है मैम। ये भी आगे एक्सप्लेन करना है, आगे भी हैं ये सारी चीजें। अच्छा, इंटरचेंजेबल की क्या है बेसिकली, वो बताता है कि हमारे पास लेट से एक गाड़ी जो है इसको अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इनिशियली क्या था कि वो पूरी की पूरी कार या वो जो भी इंस्ट्रूमेंट था या कंपोनेंट है वो एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर हो रहा था। अब उसकी वो जो मैन्युफैक्चर कर रहा था उसको भी नहीं पता था कि बाद में आइदर उसके कंपोनेंट्स उसको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। इट मींस वो पार्ट इंटरचेंजेबल नहीं था। तो उसको इंटरचेंजेबल करने के लिए हमने क्या किया, अब देखो जैसे आप एक बाइक एग्जांपल ले लो। अब बाइक के अंदर कितने पार्ट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ पार्ट हैं। अब बाइक का फ्यूल टैंक एक जगह मैन्युफैक्चर, बाइक का टैग क्या लगा हुआ है, होंडा बाइक्स। बट बाइक के अंदर जो पार्ट्स हैं उसके अंदर जो स्प्रिंग आ रहे हैं वो पाकिस्तान स्प्रिंग से आ रहे हैं। जो बाइक का फ्यूल टैंक है वो वहां पे इंडस्ट्री के अंदर बन रहा है। टायर जो है वो कराची से आ रहे हैं। रिम जो है वो किसी और कंपनी से आ रहे हैं। अब देखो वो सारी की सारी जो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद आप उसको परचेज कर रहे हो और आप अपनी पूरी की पूरी एक बाइक जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हो। अगर ये एक ही काम सारा का सारा काम होंडा कर रहा होता तो उसकी इंटरचेंजेबिलिटी की जो हमारे पास ऑप्शन थी वो बहुत कम हो जाती। कल को कोई पार्ट लेट से उसके टायर में कोई मसला आता, स्पार्क प्लग में कोई मसला आता, तो अब स्पार्क प्लग में भी उसके बाद अवेलेबल ही ना होता, इतनी लार्ज क्वांटिटी में कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर ही ना होते। सो इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो किसी भी इंडस्ट्री का जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और किसी भी कंपोनेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पार्ट जब भी मैन्युफैक्चर करें फॉर द फ्यूचर के लिए हम उन पार्ट्स को क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द इंटरचेंजेबल। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब ये देखिए एक बॉल पॉइंट की एग्जांपल दी है। अभी मैंने आपको कहा कि बॉल पॉइंट के ऊपर रिमूवेबल कैप है। अब आप देखो अक्सर होता है कि आप इस कैप की जगह पे कोई भी कैप विद द सेम डायमीटर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, तो इट मींस द पार्ट इज द इंटरचेंजेबल। हाँ जी, आप मुझे अपनी डेली लाइफ में इंटरचेंजेबल पार्ट्स की एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ जी उसामा, एक मिनट में आंसर करती हूँ। मुझे आप डेली लाइफ में से इंटरचेंजेबल पार्ट्स की कोई एग्जांपल दें। बोतल का जो है वो कैप होता है वो भी इंटरचेंजेबल होता बॉटल कैप जो इंटरचेंजेबल पार्ट है। अच्छा, और हाँ जी उसामा क्या क्वेश्चन है आपका? है। नहीं मैम, यही बता रहा था मैं। अच्छा और की एग्जांपल, अब्दुल वहीद आप एग्जांपल देंगे? मैं बाइक की प्लग कैप, बाहिर मोटरसाइकिल की प्लग कैप भी होती है ना, वो भी। आवाज नहीं आ रही आपकी, प्लीज थोड़ा सा लाउड बोले। वो मैं बाइक की मोटरसाइकिल प्लग की बात कर। बाइक की स्पार्क प्लग की। अच्छा, और चले उसके बाद देखिए टॉलरेंस के बाद हमने बात की साइज लिमिट्स की जो हमारे पास आती हैं। तो दिस इज द, हमारे पास दो लिमिट्स हमने डिफाइन की। तो जो प्लस करते हैं दैट विल बी द अपर लिमिट, और जो लिमिट हम माइनस करते हैं दैट इज द लोअर लिमिट। ये दो वैल्यूज क्या होती हैं बेसिकली, हमारे पास लिमिट्स होती हैं। वन इज द अपर लिमिट एंड सेकंड वन इज द लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है जो प्लस करें, और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है जो माइनस करें। अपर लिमिट also we can say the largest value and the lower limit हमारे पास क्या है, that will be the smallest value। उसके बाद देखिए वो कहते हैं चूजिंग द करेक्ट टॉलरेंस फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिजाइन क्या है पार्ट का, उस पार्ट की कॉस्ट किस तरह हमने डिफाइन की है, देन हमारे पास वो मैन्युफैक्चर्ड किस तरह हुआ है, और फाइनली हम उसके अंदर उसका फर्दर उसके हम किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लास जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज।
ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कौन क्या बोल रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं टॉलरेंसिंग के स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। वो कहते हैं स्टैंडर्ड्स आर नीडेड टू मेक इट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट प्लेस दैट स्टिल असेंबल प्रॉपर्ली। अब स्टैंडर्ड्स का हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हर पार्ट के अकॉर्डिंग उसने कुछ उसकी फिट्स और टॉलरेंस की वैल्यू, जैसे एक शेफ्ट है अगर वो डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी टॉलरेंस की वैल्यू डिफाइन की होगी। तो वो शेफ्ट चाहे वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हो या फिर यूएसए में मैन्युफैक्चर हो रही हो, तो हमें वैल्यूज पता होंगी तो उसके अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर हो जाती है, तो उसकी इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो ईजी होती है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो लार्जर मशीन्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके अगर उनका कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो डेफिनेटली उनकी शेफ्ट है या उसकी कोई कपलिंग डैमेज होती है तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल होती है। दो मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, वन इज द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI या फिर SME, और सेकंड है हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम टॉलरेंस को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। अब वो आप लोगों के क्वेश्चन कि हम टॉलरेंस को 0 कब रख सकते हैं, क्या टॉलरेंस 0 हो सकती है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के हो जाएंगे कवर। SME स्टैंडर्ड है Y14.5 M 1994 में और Y14.5 2009 जो है मोस्टली हम यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स आप देख सकते हैं, आपके पास प्रोवाइडेड है। टॉलरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेवरल वेज। फर्स्ट हमारे पास वे क्या होता है, हम डायरेक्ट लिमिट्स को यूज कर सकते हैं। सेकंड होता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस होती हैं। थर्ड हमारे पास वे क्या है, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करने का नोट्स हो सकते हैं। और फोर्थ हमारे पास है डेट आर द जनरल नोट्स। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें, दिस इज द डायरेक्ट लिमिट्स। डायरेक्ट लिमिट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है 3.53 से लेके 3.49 कि हमने क्या किया है वहां पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं कि हमारे पास इस शेफ्ट की जो लेंथ है वो किस रेंज में होनी चाहिए। इट शुड बी बिटवीन 3.53 से लेके 3.49 की रेंज तक जो है वो लाई कर सकती है। तो ये जो वे है कि हम डायरेक्ट वैल्यूज वहां पे स्पेस करते हैं, डायरेक्ट लिमिट को स्पेस करते हैं। दिस मेथड इज नोन एज द डायरेक्ट लिमिट मेथड। सेकंड मेथड क्या हो सकते हैं, टॉलरेंस वैल्यूज को बता सकते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम प्लस माइनस उसकी जो भी टॉलरेंस है उसको साथ में स्पेसिफाई कर देंगे। दिस इज द कंप्लीट लेंथ। उसी देखिए अब इसी शेफ्ट की टोटल लेंथ कितनी है 4 प्लस माइनस 0.003 करोगे तो 3.53 से लेके 3.49 की रेंज में आ रही होगी। डायरेक्ट लिमिट में हमने क्या किया, डायरेक्ट लिमिट्स पुट कर दी है। टॉलरेंस वैल्यूज वाली जो हमने रिप्रेजेंटेशन शो की उसमें हमने प्लस माइनस करके उसकी टॉलरेंस की वैल्यू यहाँ पे शो कर दी है। टॉलरेंस का सिंबल देखें, ये हमारे पास टॉलरेंस का सिंबल आता है। ये आपके पास ऑल अराउंड कि हमने टॉलरेंस कहाँ पे अप्लाई की है, डायमीटर है, ए क्या है टॉलरेंस, टाइप क्या है, ABC कैटेगरी आती है हमारे पास। A मींस हाई टॉलरेंस, B मीन लो मीडियम टॉलरेंस, C मीन नो टॉलरेंस। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सिंपल जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। जी फाहद अनवर। मैम अगर तो 4 में हम प्लस करें 0.003 तो ये तो 4 से अबव होना चाहिए अपर टॉलरेंस, लेकिन आपने वो जो ऊपर फर्स्ट पार्ट में शो किया वो 3.53 है, तो वो किस तरह होगा? ये तो मैच ही बिल्कुल रॉन्ग हो रही है। क्या कह रहे हो, ये वाली अब देखे ना, ये वैल्यूज उसने डायरेक्ट लिमिट्स दी हुई है ना उसकी, जो इस रेंज में डायमीटर होना चाहिए। मैम कहने का मकसद ये कि ये दोनों चीजें सेम नहीं है बच्चे। ओके मैम। ये तो एग्जांपल्स है ना आपके सामने, डिफरेंट मेथड्स हैं। डायरेक्ट लिमिट में क्या करोगे, लेट्स से अगर मैं इसकी डायरेक्ट लिमिट शो करना चाहूँ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी यहाँ पे, आई विल राइट लाइक, मेरे पास आ जाएगा 4.003 और लोअर लिमिट मेरे पास कितनी आ जाएगी, इट विल बी 3.997। दिस इज द डायरेक्ट लिमिट मेथड फॉर दिस केस। ये मेथड क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिमिट, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टॉलरेंस वैल्यूज का मेथड आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। थर्ड मेथड जो हो सकता है, डेट आर द जनरल टॉलरेंसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आ जाता है, डेट आर द जनरल टॉलरेंस। अब जनरल टॉलरेंस के अंदर क्या होता है कि जो टॉलरेंस नोट्स होते हैं वो हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इन द टाइटल ब्लॉक। अब वो जनरल नोट्स किस तरह हो सकते हैं,
ये देखिए हमने क्या लिखे है कि जितनी भी डेसिमल डायमेंशंस हैं उनको हमने कितना प्लस माइनस 0.002 तक करना है, 0.002 इंचेस तक। ऑल मेट्रिक डायमेंशन टू बी हेल्ड 0.05 प्लस माइनस। फ्रैक्शनल डायमेंशन के अंदर हमने कितनी टॉलरेंस दी है 1/64 की। एंगुलर डायमेंशन के अंदर हमने लेट से टॉलरेंस उसको बता दिया कि प्लस माइनस 1 डिग्री की दे दी है। इट मींस अब उस फिगर के अंदर मेरे पास लेट से यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है, अब इसके अंदर मेरे पास ये पॉइंट में था 0.1 के अंदर है, ये 0.2 है, ये 0.3 है। अब मैंने नीचे नोट दिया हुआ था कि जितनी भी डेसिमल डायमेंशंस हैं उस फिगर के अंदर, उसके अंदर टॉलरेंस हमने कितनी देनी है 0.002 की। मैंने इंस्टेड के यहाँ पे स्पेसिफाई किया 0.002 0.002, मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरह अगर ये डायमेंशन यहाँ पे गिवन होती 1, ये गिवन है 2, तो मुझे पता है वो कहते हैं कि 1 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर है, उसके अंदर हमने कितनी डायमेंशन देनी है, टॉलरेंस देनी है 0.005 की। तो इसी तरह ये हमारे पास एक मेथड है टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इंस्टेड के हम यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करें, हम क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट नोट्स के अंदर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डेसिमल इंचेस आता है। यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है, हमने कितनी डेसिमल तक अपनी वैल्यू यूज करनी है, 1 डेसिमल तक। अगर 2 क्रॉस लगे होंगे तो इट मींस 2 डेसिमल तक, अगर 3 क्रॉस लगे होंगे तो इट मींस 3 डेसिमल तक। होल नंबर की बात करें, अगर 2 हमारे पास क्रॉस लगे में इट मींस हमने 2 होल नंबर लेने हैं। लेट्स मेरे पास इसी तरह अगर 3 है तो हमने 3 होल नंबर लाइक 2.00 3.30.00, तो हमने ये आगे हमने उसकी स्पेसेस डिफाइन कर दिए कि कितने डेसिमल स्पेसेस तक हमने उसके अंदर लेना है। और अगर 1 डेसिमल स्पेसेस तक ले रहे हैं तो हमने टॉलरेंस देखिए ज्यादा ली है, अगर 3 डेसिमल स्पेसेस तक ले रहे हैं तो हमने टॉलरेंस जो है वो कम ली है। 3 डेसिमल स्पेसेस तक लेने का क्या पर्पस था कि एक्यूरेसी ऑलरेडी ज्यादा थी, इसलिए कम टॉलरेंस के साथ भी उसको हम जो है एडजस्टिफाई स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है क्लास? यस मैम मैम। जी यहां तक क्लियर है सबको? मैम इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी ये, इसमें क्योंकि मैम ये दोबारा कंफ्यूजन है थोड़ी सी, जी जी पूछें। क्योंकि ये क्या जो थी? एक मतलब कि अगर सिंगल एक्स लिखा हुआ है तो उसके आगे भी इन्होंने 3 फिगर रखे हुए हैं, अगर डबल एक्स उसके लिखा हुआ है तो उसके आगे भी 3 फिगर रखे हुए हैं। नहीं 3 फिगर नहीं बची, ये तो उन्होंने वो बताई हुई है, टॉलरेंस बताई हुई है। ये आपके डेसिमल तो स्पेसेस आ गई कि आपने 1 डेसिमल स्पेस तक लेनी है तो इतनी टॉलरेंस अप्लाई करनी है, जो 2 डेसिमल स्पेस तक ले रहे हो उसके अंदर आपने इतनी टॉलरेंस अप्लाई करनी है, और जो 3 डेसिमल स्पेस तक ले रहे हो उसके अंदर आपने इतनी टॉलरेंस अप्लाई करनी है। ये एग्जांपल है मैम। ये हाँ जी एग्जांपल। लेट्स से अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास गिवन है 1.021 ली है, इट मींस मैंने कितने डेसिमल स्पेसेस तक अपना फिगर लिया है, 3 डेसिमल स्पेसेस तक। तो जो फिगर उस ड्राइंग के अंदर जो फिगर्स में 3 डेसिमल स्पेसेस तक ले रहे हैं, मुझे उसके अंदर कितनी टॉलरेंस अप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस माइनस 0.005। लेट्स से मैंने एक लिया 1.1, मैंने कितने डेसिमल स्पेसेस तक लिया 1, इसके अंदर मुझे कितनी टॉलरेंस अप्लाई करनी पड़ेगी 0.020। क्लियर हुआ है अब ये पॉइंट? जी मैम। अगर मैं कहती हूँ मैं ले रही हूँ 1.21 लिया मैंने, व्हाट डज इट मीन, आई हैव टू अप्लाई अ टॉलरेंस ऑफ 0.010। ओके ये मैम। डेसिमल स्पेसेस है। क्लियर है अब ये पॉइंट? मैम ये जो हम्म, ये स्पेसिफाइड है ये कि स्पेसिफाइड, ये इतनी जस्ट एन, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड्स के अंदर स्पेसिफाइड है। यहाँ पे आपको सिर्फ टॉलरेंस की राइटिंग के मेथड के लिए एग्जांपल्स दी हुई है। ओके मैम। और मैम जब हम कोई भी चीज बनाएंगे तो उसमें हमें ये ग्राफ्स दिए जाएंगे या ये चीजें हमें ये याद आपके करनी सामने पड़ेगी? स्टैंडर्ड्स पड़े होंगे, आगे मैं आपको स्टैंडर्ड्स पढ़ने का मेथड भी बताऊंगी और उससे हम वैल्यूज करके सॉल्व करके न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करेंगे। ओके मैम। ये सारी एक्टिविटीज हम आगे परफॉर्म करेंगे, ठीक है? ओके मैम। अब हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। इट कैन बी अ यूनिलेटरल टॉलरेंस, इट कैन बी अ बायलेटरल टॉलरेंस एंड इट कैन बी द लिमिट डायमेंशन। अब यहाँ पे जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि आइदर टॉलरेंस कैन बी 0 और नॉट, अब वो यहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए हमसे तीनों टॉलरेंसेस आपके सामने लिखी हुई है। हम हमारे पास क्या होता है, लेट्स से एक पार्ट है,
उस पार्ट के ऊपर आप एक लाइन डिफाइन करते हो, डेट इज द जीरो लाइन। अब जहां पे भी जीरो लाइन होती है, जीरो लाइन के ऊपर टॉलरेंस क्या होती है, हमेशा डेट इज इक्वल टू जीरो। जीरो लाइन हम डिफाइन करते हैं, जीरो लाइन के ऊपर टॉलरेंस क्या है हमारे पास, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो आपके पास सामने जब आप यूनिलेटरल टॉलरेंस देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो ये यूनिलेटरल टॉलरेंस के अंदर आपको जीरो डिफाइन किया। इट मींस ये किसके ऊपर है, जीरो लाइन के ऊपर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस की। कहता है द टर्म यूनिलेटरल टॉलरेंस मींस दैट द टोटल टॉलरेंस एज रिलेटेड टू अ बेसिक डायमेंशन इन वन डायरेक्शन ओनली। कि हम टॉलरेंस किस में अप्लाई करें, सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में। लाइक आपके पास एक फिगर है, वो कहता है बेसिक डायमेंशन क्या थी, 1 इंच की है, एंड द टॉलरेंस वर एक्सप्रेस्ड एज 1, या तो मैं लिख दूं प्लस 0.002, या मैं लिखूं अगर 1 माइनस 0.002। अब ये देखिए ये दो डिफरेंट है। इस फिगर के अंदर मैंने क्या टॉलरेंस दी है, सिर्फ अपर लिमिट के अंदर टॉलरेंस दी है, जैसे यहाँ पे 1 प्लस 0.02 है। इट मींस इस फिगर के अंदर मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 0.002 और माइनस में मेरे पास क्या है, जीरो है। तो मेरे पास जब लोअर लिमिट के आगे इस केस में जीरो आ गई, तो इट मींस साइज जो होगा वो किस रेंज में लाई करेगा, इट शुड लाई 1 से लेके 1.02 की रेंज में लाई कर रहा होगा। तो इस तरह की टॉलरेंस जब हम सिर्फ एक डायरेक्शन में टॉलरेंस को अप्लाई करते हैं, तो वो मेरे पास क्या आ जाती है, डेट इज द यूनिलेटरल टॉलरेंस। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ 1 प्लस 0 माइनस 0.2, व्हाट डज इट मीन, मेरे पास अपर लिमिट क्या है इसकी 0, ये मेरे पास एक शेफ थी, इसकी अपर लिमिट क्या है 0 है। इट मींस मैं इसके इस साइज के ऊपर, ये लेंथ 1 थी, मैं इस साइज से यहाँ पे नहीं आ सकती। अगर यहाँ पे आऊंगी तो ये फिगर या ये हमारा जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होगा ये रॉन्ग होगा। हाँ मैं कहाँ पे आ सकती हूँ, यहाँ पे आ सकती हूँ, बिलो आ सकती हूँ, डेट इज 0.8। 1 से लेके 0.8 तक मैन्युफैक्चर हो सकता है। हाँ अगर वो 1.2 होगा तो वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाएगा हमारे पास। सो सच टाइप ऑफ टॉलरेंसेस हमारे पास क्या कहलाते हैं, डेट आर द यूनिलेटरल टॉलरेंसेस। इस केस में हमारे पास आइदर अपर लिमिट 0 और आइदर द लोअर लिमिट क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। क्लास क्लियर है? यस मैम। जी अब देखिए यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया, एक डायमीटर है, होल है, उसका डायमीटर 3 है, 3 और अपर लिमिट 0.5 है, लोअर लिमिट 0 है। इट मींस मैं इस होल को मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ 3 से लेके 3.5 तक। अगर ये 2.9 का डायमीटर बनेगा, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। क्लियर है ये पॉइंट? क्लास ये जी पॉइंट सबको क्लियर है? जी मैम। अब यहाँ पे Yes, देखिए ma'am. इसको, सॉरी, इसको प्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड है मेरे पास। यहाँ पे आपके सामने हम डायरेक्ट ये प्लस माइनस इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं इन केस ऑफ ए सर्कुलर फिगर। इन केस ऑफ ए लाइन हमारे पास ये इस तरह प्लस माइनस है तो माइनस 0.4, अगर प्लस है तो उसको हम प्लस के साथ, और लोअर लिमिट जो है वो हम इसको 0 कर देंगे। दिस 0 जो लिमिट्स है इनको हम कहते हैं दैट आर द जीरो लाइन के ऊपर लाई करें, कि इनकी टॉलरेंस क्या है, हमारे पास 0 है। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आ जाती है, डेट इज द बायलेटरल टॉलरेंस। बायलेटरल टॉलरेंस क्या होती है, लेट्स से दिस इज द पार्ट, दिस इज द जीरो लाइन। अब अगर फिर टॉलरेंस जो है वो जीरो लाइन से अबव भी उसकी कुछ वैल्यू लाई करियो और बिलो भी लाई करियो। अब जीरो लाइन क्या है, मेरे पास यहाँ पे टॉलरेंस 0 है, इट मींस टोटल यहाँ तक जो डायमीटर था मैं कहती हूँ 1 है, तो 1 तक, 1 से 0.1 ऊपर भी लाई करिए और 0.1 नीचे भी लाई करिए, तो सच टाइप ऑफ टॉलरेंसेस आर नोन एज द bilateral tolerance. It means we have to apply the variation in both direction from the basic size. अब ये मेरे पास क्या है, बेसिक साइज है, तो इस बेसिक साइज से मेरे पास प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन में टॉलरेंस गिवन होगी, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, डेट विल बी द बायलेटरल टॉलरेंस। वो कहते हैं द टॉलरेंस कैन बी इक्वली और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द बेसिक साइज, इट डिपेंड्स। ऐसे भी हो सकता है 0.1 नीचे और 0.3 जो है मेरे पास मैंने यहाँ लिख दिया, तो इट मींस मेरे पास टॉलरेंस कैसे डिफाइन करेंगे, 0.1 और 0.3। तो दिस टाइप ऑफ टॉलरेंस क्या आती है, दैट इज नोन एज द बायलेटरल टॉलरेंस। तो ये देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड हो सकता है, अगर डिफरेंट है प्लस 0.3 कर दिया, माइनस 0.2 कर दिया है, अगर सेम है तो प्लस माइनस कर देंगे, ये डिफरेंट के केस में आ गई। इसी तरह ये इंचेस के केस में हमने टॉलरेंस को स्पेसिफाई कर दिया। क्लियर है यहां तक सबको? क्लास यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है यहां तक?
नो मैम। नो मैम। मैम चलें, फिर जब मैंने असाइनमेंट दी तो फिर आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आ जाती है डेट इज द लिमिट टॉलरेंस। इन केस ऑफ ए लिमिट टॉलरेंस हम प्लस माइनस वैल्यूज पुट नहीं करते, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव जस्ट जनरली हम उसकी वैल्यू हमने कह दिया कि 1.125 से लेके 1.117 तक ये लाइन हो सकती है, ये डायमीटर 8 से लेके 0.796 तक हो सकता है, तो इन बिटवीन कोई भी वैल्यू होगी तो डेट विल बी एक्सेप्टेबल, सो सच टाइप ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज द लिमिट टॉलरेंस। फॉर दिस मेथड द हाई लिमिट इज प्लेस्ड अबव द लो लिमिट when it is expressed in a single line, जब हम उसको सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ये जो हमारे पास मेथड है, तो लोअर लिमिट precedes the height limit and they are separated by a dash। यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या आ गई, लो लिमिट आ गई, पहले लो लिमिट आएगी देन डैश और देन हम उसके साथ क्या लिखेंगे, हाई लिमिट लिखेंगे। तो दो मेथड हो सकते हैं, अपर और लोअर वैल्यूज लिख सकते हैं, लोअर लिमिट डैश और देन उसकी हम क्या लिख सकते हैं, हाई लिमिट लिख सकते हैं। सो दिस इज नोन एज द लिमिट टॉलरेंसेस। यहाँ पे देखिए सर्कुलर फीचर को उसने लिमिट टॉलरेंस अप्लाई की है, तो ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गई, हाई वैल्यू आ गई, दिस वन इज द लोअर वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे इसकी हायर वैल्यू आ गई, इसकी क्या आ गई, लोअर वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पे ये होल और शेफ्ट है, होल के केस में ये देखें ये इसका होल था, इसकी ये हायर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट आ गई, ये शेफ्ट है इसकी हायर लिमिट आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लोअर लिमिट आ गई। तो इस शेफ्ट ने इसके अंदर आके जो है वो फिट होना था। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ टॉलरेंसेस आ जाती हैं, इसको आप एक बार देख सकते हैं एग्जांपल, एज एन एग्जांपल कि मिलीमीटर में हो तो हम लिमिट किस तरह लिखेंगे, इंचेस और में किस तरह लिखेंगे इन केस ऑफ यूनिलेटरल, बायलेटरल और लिमिट डायमेंशन के केस में हम डायमेंशन टॉलरेंसेस को किस तरह मेंशन करने के मेथड क्या हो सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखिए एप्लीकेशन आ जाते हैं, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉमन प्रैक्टिस टॉलरेंसेस आर अप्लाइड इन सच अ वे एज टू शो द परमिसिबल अमाउंट ऑफ डायमेंशनल वेरिएशन इन द डायरेक्शन दैट इज लेस डेंजरस। अब यूनिडायरेक्शनल हम किस डायमेंशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास जीरो करेंगे, जो कि लेस डेंजरस है, और जिस केस में हमें ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है तो उस केस के ऊपर हम वहां पे टॉलरेंस जो है अप्लाई करेंगे। जी फाहद। मैम में से सबसे कॉमन टाइप कौन सी है जो हम यूज करते हैं टॉलरेंस बायलेटरल, में? बायलेटरल। ओके मैम। उसके बाद जब वेरिएशन अकर हो रही होती है इन बोथ डायरेक्शन, इट मींस मैं अगर ये शेफ बना रही हूँ और चांसेस है कि डायमीटर 1.9 भी हो सकता है और 2.1 भी हो सकते हैं, तो मेरे पास दोनों साइड जो है वो क्रिटिकल हैं, तो उस केस में हम क्या अप्लाई करते हैं, दैट विल बी द बायलेटरल टॉलरेंस। इसी तरह जब वन डायरेक्शन की वेरिएशन आती है तो वो कहते हैं हम यूनिलेटरल टॉलरेंस अप्लाई करते हैं। तो डिपेंड करता है हमारे पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यूनिलेटरल और बायलेटरल टॉलरेंसेस जो है वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज द टॉलरेंस स्टैकिंग। अब टॉलरेंस स्टैकिंग क्या है, हमने आपको याद होगा हमने डायमेंशनिंग के 3 मेथड डिस्कस किए थे। इट कैन बी अ चेन डायमेंशनिंग, इट कैन बी अ डायरेक्ट डायमेंशनिंग और इट कैन बी अ डॉट टर्म डायमेंशनिंग। मुझे थोड़ा सा कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज चेन डायमेंशनिंग? हाँ जी, मुझे चेन डायमेंशनिंग का बताएंगे क्या होता है? मैम जो साइड बाय साइड की होती है, जैसे हमारी ए है एग्जांपल, अच्छा हर हर सर्कल के सेंटर से लेके दूसरे सर्कल के सेंटर तक उन्होंने साइड बाय साइड डायमेंशनिंग की हुई है, इकट्ठी मिला के नहीं की हुई। अच्छा, मुझे आपने बताइए, फाहद ने बताइए, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं, ठीक है। डॉट टर्म डायमेंशनिंग कौन बताएगा? मैम टोटल डायमेंशनिंग में सेम एज होगा, लेकिन उसमें हम नेक्स्ट जो उसका फाहद। होगा, यस मैम, उसे हम डायमेंशन को लास्ट डायमेंशन के साथ ऐड करके फिर हम लिखेंगे सेकंड डायमेंशन। इसी तरह जब थर्ड ठीक है, डायमेंशन लिखेंगे तो सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन को ऐड करके तब हम ठीक है, लिखेंगे, इसी तरह सो ऑन। ठीक है। फाहद ने बताया, ठीक है। डायरेक्ट डायमेंशनिंग मुझे कौन बताएगा? मैं डायरेक्ट डायमेंशनल पहले से दूसरे तक, फिर पहले से दूसरे तक पूरे सर्कल तक होगी। और तो फिर ये डिफरेंस क्या हुआ हमारे पास डायरेक्ट डायमेंशनिंग में और डॉट टर्म डायमेंशनिंग में? मैं डॉट ऑन डायमेंशन में मैं फर्स्ट से सेकंड तक लेते हैं, फिर सेकंड से फिर थर्ड तक लेते हैं, नहीं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। हमने डॉट टर्म का तो मतलब ये है कि हमने एक ओरिजिन स्पेसिफाई कर दिया, उससे डिफाइन कर रहे हैं पैरामीटर्स को। मैम इसका मतलब ये है कि हमने एक के अंदर ही डायमेंशन टोटल काट हाँ, ली एक में। इसका मतलब है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा पहला लेक्चर में से। इसमें मैम फर्स्ट और लास्ट की डिमेंशन अलग लेंगे,
की भी ज्यादा जिस तरह सेकंड में किया वो करनी मैं और फिर फहद ने फर्स्ट से ठीक बताया लास्ट। डॉट टाइम डायमेंशनिंग का। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लें। चेन, सबसे पहले बताती हूँ चेन डायमेंशनिंग क्या होती है। कि हम वन डायमेंशन लेट से मैंने यहाँ पे लिए, फर्स्ट की डायमेंशन इसके रिस्पेक्ट से, अब मैं जो सेकंड डायमेंशन लूंगी वो मैं किसके रिस्पेक्ट से लूंगी, इस सर्कल के रिस्पेक्ट से लूंगी। जो थर्ड डायमेंशन लूंगी वो मैं किसके रिस्पेक्ट से लूंगी, इसके रिस्पेक्ट से ले रही होंगी। तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फीचर सेकंड डायमेंशन, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फीचर में किसकी डायमेंशन ले रही होंगी, थर्ड फीचर की, और विद रिस्पेक्ट टू थर्ड फीचर में किसकी डायमेंशन ले रही होंगी, फोर्थ फीचर की। इट मींस अगर मैं फर्स्ट फीचर के अंदर चेंज करती हूँ तो डेफिनेट सी बात है मेरे पास इस फीचर के अंदर भी चेंजेस जो है वो आएंगी। सेकंड जो आती है हमारे पास दैट इज द डॉट टाइम डायमेंशनिंग। जी जी मैम, जी जी ये जो चेन डायमेंशनिंग का हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, इसमें हाँ। ये डायमेंशनिंग गलत नहीं की हुई वैसे? क्यों ये बताओ असल में आपने? सेंटर लाइन के साथ ही सेंटर लाइन को यूज करके उन्होंने डायमेंशनिंग कर दी है, नहीं, इस टाइम सेंटर हम लाइन ब्रेक नहीं की। डायमेंशन सेंटर लाइन को एज एन एक्सटेंशन लाइन यूज की है। इस टाइम आपका ये कंसर्न नहीं है कि ये डायमेंशनिंग ठीक हुई हुई है या नहीं, वो सेकंड पार्ट था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। अभी तो हम सिर्फ टॉलरेंसेस को देख रहे हैं ना, ठीक है। तो सो चेन डायमेंशनिंग क्या है, जब हम डायमेंशनिंग करते हैं इन सच अ वे दैट वन फीचर इज ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड फीचर, सेकंड फीचर को हम ड्रॉ कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड फीचर, सॉरी थर्ड फीचर को ड्रॉ कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड फीचर। तो इस तरह हमारे पास जो लोकेशन आएगी चेन डायमेंशनिंग के अंदर, या जो टॉलरेंस आएगी वो क्या हो जाएगी, अब देखो सम हो जाएगी +0.2, लेट से मैक्सिमम के ऊपर सारा कुछ बिल्ट अप करूं, +0.2 +0.2 +0.2 +0.2, और अगर सब कुछ मिनिमम के ऊपर बिल्ड करूं तो -0.2 -0.2 -0.2 माइनस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखिए डॉट टर्म डायमेंशनिंग क्या आती है। डॉट टर्म डायमेंशनिंग के अंदर क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं। लेट से मैंने कहा ये रीजन है 0, इसके रिस्पेक्ट से ये डिस्टेंस कितना है 1.2, अब ये डिस्टेंस कितना है 1.2 प्लस ये डिस्टेंस क्या, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 2.2। इसी तरह जब मैंने ये डिस्टेंस मेजर करना था तो 1.2 2.2 प्लस ये डिस्टेंस लेट से x था, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3.4। तो विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस हम लेते हैं तो दैट इज द डॉट टर्म डायमेंशनिंग आ जाती है। अच्छा, अब इस केस में अगर मैं टॉलरेंसेस की अगर बात करूं, देखो इस केस में मेरे पास टॉलरेंस अगर मैं मैक्सिमम के ऊपर बना रही हूँ सारे डायमीटर, तो टॉलरेंस क्या आ जाएगी +0.2 +0.2 0.2 0.2 प्लस 0.2 यही बनेगी। तो अब ये कितनी आ जाएगी 4 6 8 10। इट मींस मेरे पास जो पार्ट बनेगा वो 1 का, उसके अंदर जो टॉलरेंस आएगी टोटल पार्ट के अंदर वो कितनी आएगी +1 की आ जाएगी। ऐसे ही होगा। यस मैम। यस मैम। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। चेन डायमेंशनिंग के अंदर देखो, अब आप टॉलरेंस क्या कर रहे हो, फर्स्ट फीचर को डिफाइन कर रहे हो, इस सेकंड फीचर को आप किसके रिस्पेक्ट से डिफाइन कर रहे हो, फर्स्ट फीचर के रिस्पेक्ट से। अब आप देखो टॉलरेंस आप प्लस करना शुरू करो, हमने ये सारा का सारा पार्ट जो वो मैक्सिमम टॉलरेंस के ऊपर बना रहे हैं। आप अज्यूम कर लो कि -10 को भी हम नहीं ले रहे, तो आप प्लस करो 0.2, ये भी 0.2 है, ये भी 0.2 0.2, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। लेट से इस पार्ट की टोटल लेंथ है मेरे पास 5 फीट। अब जब ये फाइनली पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो इस पार्ट की लेंथ कितनी होगी 5 6 फीट फीट 1 इंच। 5 फीट प्लस 1 इंच, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 6 फीट हो जाएगी। लेट्स से मुझे इस पार्ट के अंदर ओवरऑल टोटल डायमेंशन टॉलरेंस जो गिवन थी वो भी 0.2 थी। इट मींस मैं ये पार्ट कितना मैन्युफैक्चर कर सकती थी 5.2 से लेके 4.8 तक। तो क्या ये उस टाइम एक्सेप्टेबल है, मुझे बताएं क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? नो नो मिस। डेफिनेटली नॉट। इट मींस इन केस ऑफ ए चेन डायमेंशनिंग जो हम टॉलरेंसेस प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास उस केस में ये टॉलरेंस प्रोवाइड करने का मेथड गलत है। या फिर हम कह सकते हैं कि टॉलरेंस के केस में जब हमने टॉलरेंस, तो हम चेन डायमेंशनिंग को प्रेफर नहीं करेंगे। एरर के चांसेस क्या हमारे पास इनहेंस हो जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। मिस। मैंने क्या बताया कि इन केस ऑफ ए चेन डायमेंशनिंग एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे हमारे पास इनहेंस हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम किसके ऊपर आ जाएंगे, डॉट टर्म डायमेंशनिंग के ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए चेन डायमेंशनिंग के अंदर उसने यहाँ पे एरर कैलकुलेट किया है, कितना आ रहा है 15% एरर आ रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसी केस को हम लेके जाते हैं बेस लाइन के ऊपर या फिर
डॉटम डायमेंशनिंग के ऊपर। अब देखो, अब इस केस में हमारे पास एरर क्या होगा, इस कंपोनेंट के अंदर एरर कितने, सॉरी टॉलरेंस कितनी है, +0.5। इस कंपोनेंट के अंदर टॉलरेंस कितनी बढ़ेगी, यहां से लेके यहां तक +0.5 है ना, तो इट मींस मेरे पास टोटल टॉलरेंस अगर मैं इस कंपोनेंट में फाइंड आउट करूंगी तो वो +-0.5 की रेंज में आती है। तो एरर के चांसेस जो है इस केस में हमारे पास जो है वो कम से कम हो जाते हैं, क्योंकि हर पार्ट। जी क्या कह रहे हो? कहते हैं कि इन दिस सिस्टम द मैक्सिमम वेरिएशन बिटवीन टू फीचर इज द सम ऑफ द टॉलरेंस ऑन द टू डायमेंशन। अब ये देखो, टू फीचर में जो हमारे पास टॉलरेंस, अगर मैंने ये पार्ट पूरा का पूरा पार्ट मैन्युफैक्चर करना है तो मेरे पास इसकी इंडिविजुअल डायमेंशन टॉलरेंस नहीं गिवन, इसकी टोटल टॉलरेंस गिवन है। तो इट मींस मैं इस पूरे पार्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए कितनी टॉलरेंस रखूंगी, 45.5 से लेके कि कहां तक टॉलरेंस रखेंगे, 45 - 0.5 तक। तो इट मींस इसके अंदर एरर के चांसेस हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। हाँ जी, क्लास क्लियर हुआ है ये पॉइंट? यस मैम। तो बेस लाइन में एरर के चांसेस जो हैं वो कम है कंपैरेटिव टू द चेन लाइन डायमेंशन। अच्छा, इसी तरह इन सबसे कम से कम जो एरर आते हैं दैट इज इन द डायरेक्ट डायमेंशनिंग। डायरेक्ट डायमेंशनिंग का क्या होता है, बेसिकली हम डायमेंशन करते हैं उन पार्ट्स को जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, अननेसेसरी पार्ट्स को हम डायमेंशन नहीं करते। अब इस केस में देखो उसने क्या किया है, डायमेंशन किया है बिटवीन ये एक्स एंड वाई जो कंपोनेंट है इसको डायमेंशन कर दिया है और टॉलरेंस प्रोवाइड कर दी है 0.05 की। इसी तरह उसने ये 1 और 3 की डायमेंशन कर दी है। इट मींस ये पूरा पार्ट जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके अंदर कितनी टॉलरेंस आनी चाहिए, इट शुड बी 70 ± 0.05। हाँ जी क्लास, ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। मैम मैम ये डॉट लाइन और डायरेक्ट और लाइन जो है सेम नहीं है? यस मैम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डॉटम डायमेंशन और डायरेक्ट डायमेंशन में? डॉटम डायमेंशनिंग के अंदर हमारे पास जो वैल्यू ले रहे हैं हम वो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ले रहे हैं, हम सारे के सारे पार्ट को ही डायमेंशनिंग दे रहे हैं। बट डायरेक्ट डायमेंशनिंग के अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे 1 और 3 देखो, 1 और 3 में हमने दे दिया, इट मींस जब मैं ये टोटल पार्ट यहाँ तक मैन्युफैक्चर करूंगी तो मेरे पास कितनी टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, 0.05 की। मैम फिर तो ये दो डिफरेंट पार्ट्स हो गए ना? नहीं, दो डिफरेंट पार्ट नहीं, हमारे पास पूरा एक कंपोनेंट है ना। आप इसको दोबारा देखें एक बार। मैम आवाज थोड़ी आ रही है। हाँ जी क्लास, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, इसको बैक करें। ये हमारे पास बेसलाइन डायमेंशनिंग, यहाँ पे डॉटम डायमेंशनिंग। इस डायमेंशनिंग के अंदर देखिए डायमेंशन कहाँ से स्टार्ट करें, इस बेस लाइन से स्टार्ट करें, 25 45 यहाँ, इट मींस इस पार्ट की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, 45 - 25, ऐसे ही है। यस मैम जी। सॉरी फॉर द डिले। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इस बेसलाइन डायमेंशनिंग में देखें, अब इस पार्ट की डायमेंशनिंग किसके इक्वल आ गई, 25 45 - 25। अच्छा, अब देखो जब आप इस पार्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होगे, इस ओवरऑल पार्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होगे, तो आपके पास यहाँ पे गिवन है कि इस पार्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए टोटल डायमेंशन कितनी एक्सेप्टेबल है, टोटल लेंथ कितनी आ गई 95, तो इस 95 के अंदर ±0.5 की वेरिएशन पॉसिबल है। यही भी फिगर रिप्रेजेंट कर रही है। क्लास आवाज आ रही है?
यस मैम। अब देखें आ रही है। इस ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास यहाँ पे ये जो 95 के साथ प्लस माइनस 0.5 मेंशन है, ये पीछे जितनी भी कंपोनेंट हैं उस सबकी टॉलरेंस को प्लस करके यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि बेसलाइन डायमेंशन यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम वेरिएशन है बिटवीन द एनी टू फीचर वो क्या है, सम ऑफ टॉलरेंसेस है ऑन द टू डायमेंशन फ्रॉम देयर ओरिजिन टू द फीचर। तो इस वजह से उसके अंदर डायमेंशन एरर के चांसेस जो है वो कम हो गए। जबकि नेक्स्ट देखो, अगर आप डॉट टर्म डायमेंशनिंग देखो तो डायरेक्ट डायमेंशनिंग देखो तो डायरेक्ट डायमेंशनिंग के अंदर हमेशा उन कंपोनेंट्स को डायमेंशन करते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट, जो नेसेसरी होते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब इस कंपोनेंट देखो, जब इस पूरी फिगर को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे तो ये क्या शो कर रहा है कि बिटवीन 1, 2 एंड 3 हमारे पास टोटल टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी इन दिस रेंज। इट मींस ये जो टॉलरेंस गिवन है ये पार्ट 1, 2, 3 का सम अप करके मेरे पास ये टोटल टॉलरेंस की वैल्यू आएगी, तो ये पार्ट एक्सेप्टेबल होगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट डायमेंशनिंग के केस में टॉलरेंस आ जाएगी। इस केस में एरर देखो हमारे पास सबसे कम आता है, वो कहता है कि एज कंपेयर टू बेस लाइन एंड द dot term dimensioning. So direct dimensioning offers the best way to eliminate the tolerance accumulation. This method involves placing a single dimension between two key points to minimize the tolerance accumulation. As shown in figure, the total tolerance between the feature x and y is the only tolerance on the one dimension part between the two features. So in this case the total tolerance is plus minus 0.05. So हमारे पास जब भी हम डायमेंशनिंग करते हैं तो जब भी टॉलरेंस का अप्लाई कर रहे होंगे तो जो मेथड प्रेफर करेंगे दैट विल बी द डायरेक्ट डायमेंशनिंग मेथड। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। इसको आप एक बार डायमेंशनिंग रीड करके जब उसके साथ टॉलरेंस को रीड करेंगे तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी वो डायमेंशनिंग की टाइप ही रीड नहीं की है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी सी। एक बार उसको रीड करें, अगर फिर भी कोई मसला आएगा तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं टॉलरेंस से रिलेटेड, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, डायमेंशन। लेंथ हो सकती है, एंगल हो सकती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। साइज क्या है, डेजिग्नेशन है, मैग्नीट्यूड है। उसके बाद अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है फर्स्ट वन, दैट इज द नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज बेसिकली क्या होता है, लेट्स से आप एक रूम डिजाइन कर रहे हो, आप कहते हो कि मुझे ये 1 by 1 फीट का कमरा रिक्वायर्ड है, तो जो आप 1 by 1 बोलते हो दैट इज द नॉमिनल साइज। तो नॉमिनल साइज इज द साइज नंबर यूज्ड to identify the physical size of a part in a general terms. Let's say आप कहते हो कि एक स्लॉट आपको रिक्वायर्ड है और स्लॉट का डायमीटर कितना होना चाहिए, that should be the ½ इंच। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लॉट बनाई हुई है, तो स्लॉट का एक जनरली से हम बात करते हैं कि हमें एक स्लॉट बना दो, भी स्लॉट का डायमीटर ½ इंच होना चाहिए। अच्छा, नॉमिनल साइज के बाद जो हमारे पास साइज आता है दैट इज द बेसिक साइज। बेसिक साइज क्या होता है, इज द एग्जैक्ट साइज फ्रॉम विच द लिमिट्स आर फिगर्ड। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 प्लस माइनस 0.1, तो ये जो 2 लिखे है दिस इज द बेसिक साइज। सो इसके ऊपर जिसके ऊपर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इट विल बी द बेसिक साइज। कहते हैं इट इज द आइडियल डायमेंशन व्हिच इज डिजायर्ड इफ इट वर पॉसिबल टू मशीन विदाउट द टॉलरेंसेस। An example would be the nominal size of ½ inches written as 0.5 inches when applied to the mating parts. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास क्या आ गई, एक्चुअल डायमेंशन आ गई, उसकी लिमिट आ गई। अब हमने देखना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैंने आपको बता दिया। अब हमने देखना है कि हमारे पास MMC क्या होता है और LMC क्या होता है। उससे पहले आते हैं एक्चुअल साइज। कहते हैं इट इज द मेजर्ड साइज ऑफ द फिनिश्ड पार्ट आफ्टर द मशीनिंग। अब आपने पार्ट बनाया 1 + 0.1 के अंदर, इट मींस पार्ट रेंज लाई कर रहा था 1.1 से लेके 0.9 तक। आपका जो पार्ट बना है डेट इज वो आया 0.999 की रेंज में आ रहा है, तो दिस साइज इज नोन एज द एक्चुअल साइज। जिस साइज के ऊपर पार्ट मैन्युफैक्चर्ड हो गया है वो साइज मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल साइज। ये जो हमने रिक्वायर्ड साइज था दिस इज द बेस साइज विद द टॉलरेंस। उसके बाद आ जाती है लिमिट्स। सो प्लस वाली लिमिट दैट इज द अपर लिमिट, और जो हमारे पास माइनस वाली लिमिट होती है, रेंज होती है, दैट विल बी द लोअर लिमिट।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉलरेंस क्या आ जाती है? इट इज द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या हो जाता है? इज नोन एज द टॉलरेंस। अच्छा, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। दैट इज द लीस्ट मटेरियल कंडीशन एंड द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। अब लीस्ट मटेरियल या एलएमसी क्या होता है? वो कंडीशन ऑफ पार्ट है व्हेन इट कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल पॉसिबल। अच्छा, और एमएमसी क्या होता है? व्हेन इट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मटेरियल पॉसिबल। अब जरा आप शेफ्ट को हाँ जी, अब जरा यहाँ पे आ जाए। अब समझ लें कि ये मेरे पास क्या है? होल है और ये आपको शेफ नजर आ रही है। मुझे यहाँ से बताएं, लीस्ट मटेरियल मैंने बताया कि जब मिनिमम मटेरियल होगा, और एमएमसी क्या है? जब मैक्सिमम मटेरियल होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं होल की बात करूं, होल के केस में लीस्ट मटेरियल कब होगा? जब अपर लिमिट के केस में या फिर लोअर लिमिट के केस में? लोअर लिमिट के केस में। हाँ जी, बताएं मुझे, लीस्ट मटेरियल कब होगा? मैम लोअर लिमिट। उमेर अली। मैम अपर लिमिट के उमेर अली, शाने अली। यस मैम। हाँ जी, मुझे बताओ, होल के केस में लेट से आपके सामने एक होल है, अपने फिंगर के साथ एक होल बनाएं और उस होल के केस में मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि लीस्ट मटेरियल कंडीशन का मिनिमम मटेरियल कहाँ पे होगा? अपर लिमिट के ऊपर मिनिमम मटेरियल होगा या फिर आउटर लिमिट के ऊपर? शान अली, उमेर अली, जैन, सबकी मैं एब्सेंट मार्क हो रही है। यस मैम। मैं लोअर लिमिट के लोअर लिमिट के केस में क्या होगा? मैम लोअर लिमिट में लीजिए। लोअर लिमिट के केस में आपके पास होल में कम से कम मटेरियल होगा। मैं स्पेस कम से कम होगा। ज्यादा होगा। दोबारा देखें एक बार। दोबारा आपके सामने डेफिनेशन रख रही हूँ। लीस्ट मटेरियल कंडीशन क्या है? द कंडीशन ऑफ पार्ट व्हेन इट कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल पॉसिबल। जब कम से कम मटेरियल होगा। अब यहाँ पे देखो, आपके पास अगर होल है, ये आपके सामने होल रिप्रेजेंट किया हुआ है। होल के केस में अगर आप देखो, अपर लिमिट देखो, होल के केस में ये मेरे पास क्या है? अपर लिमिट है, और ये मेरे पास क्या है? दिस इज द लोअर लिमिट। अब देखें, ये क्या है? अपर लिमिट, और ये मेरे पास क्या आ गई? लोअर लिमिट आ गई। शेफ के केस में देखो, ये मेरे पास क्या है? दिस इज द अपर लिमिट और दिस इज द लोअर लिमिट। पहले अभी आप होल को छोड़ें, शेफ में देखें कम से कम मटेरियल कब है? जब वो लोअर लिमिट के अंदर है। ये देखें, लोअर लिमिट के अंदर मटेरियल कम है ना? यस मैम। और अपर लिमिट के अंदर क्या कंडीशन आ जाएगी? एमएमसी की आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि शेफ के केस में एलएमसी कब होगा? एलएमसी और एमएमसी। शेफ के केस में एलएमसी कब होगा? लोअर लिमिट के अंदर, और एमएमसी कब होगा? अपर लिमिट के अंदर। मैंने ठीक लिखा है यहाँ पे? यस मिस। अब आ जाओ होल के ऊपर आ जाओ। ये देखो, जितना बड़ा होल होता जाएगा, ये होल है, मटेरियल उतना कम होता जाएगा। जितना होल स्मॉलर होता जाएगा, ये उसका इनर पोर्शन आ गया ना। तो इट मींस यहाँ पे तो सारा मटेरियल है, ये एम्प्टी स्पेस है ना आपके पास होल की। अगर आप ड्राइंग ड्रॉ करो, मेरे पास ये होल की ड्राइंग आएगी ना। ये स्पेस एम्प्टी होगी, ये एम्प्टी स्पेस है, और ये मेरे पास जो है वो फिल्ड स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस जितना बड़ा होल करते जाओगी, ये देखो, ये मैंने इतना बड़ा होल कर दिया है। तो इट मींस इसकी अपर लिमिट के केस में क्या होगा? एलएमसी होगा, और इनर लिमिट के केस में मेरे पास क्या बन रहा है? ये एमएमसी बन रहा है। क्लास से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको क्लियर है? यस मैम।
मैम एक बारी और समझा दें। अच्छा, अब ये देखो आपके सामने ये शेफ नजर आ रही है ना आपको। अगर आप शेफ का ये देखो, लेट्स मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करूँ, एक मैंने ये शेफ ड्रॉ की है और इसको मैंने इसके ऊपर एक ये पर्पल के साथ शेफ ड्रॉ की है। ज्यादा मटेरियल किस वाली शेफ के अंदर है, जो पर्पल के साथ है या जो रेड के साथ है? अपर लिमिट पर्पल के साथ है। जो रेड पर्पल में ज्यादा पर्पल के साथ ज्यादा मटेरियल है ना। तो अब आप समझ लो ये क्या थी, उस शेफ्ट की अपर लिमिट थी और रेड वाली शेफ्ट की क्या है, लोअर लिमिट। इट मींस जब आप अपर लिमिट के साथ शेफ्ट बना रहे होगे तो डेट विल बी द एमएमसी, और जब लोअर लिमिट के साथ शेफ्ट बना रहे होगे तो डेट विल बी द एलएमसी। ऐसे ही है, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब हम होल की बात करते हैं। एक होल मैंने ये बनाया है, और लेट्स से मैं एक होल ये बनाती हूँ। एक होल मैंने ये बना लिया, दोनों पर्पल हो गए, ये येलो के साथ बना लिया एक होल। अब मुझे बताओ ज्यादा मटेरियल किस केस में है, ये बड़े होल के अंदर मटेरियल ज्यादा होगा या छोटे वाले होल के अंदर मटेरियल ज्यादा होगा? बड़े वाले होल में। इस मटेरियल देखो एक शेफ थी, इसके अंदर से मैंने इसको लार्जर होल करना है तो मैं सारा मटेरियल रिमूव करूंगी तो ये बड़ा वाला होल बनेगा ना। और ये जब मैंने रेड वाला होल बनाना है मुझे कम मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा। इट मींस अगर लेट्स से एक होल है ये उसकी अपर लिमिट है और ये अगर येलो वाली उसकी लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट के अंदर मुझे ज्यादा मटेरियल रिमूव करना पड़ा तो अपर लिमिट क्या आ गई, एलएमसी, और लोअर लिमिट के अंदर मुझे कम मटेरियल रिमूव करना पड़ा तो दैट इज द एमएमसी। जी क्लियर है अब ये सबको पॉइंट? मैम ये मटेरियल के रिमूवल पे डिपेंड करता है। मटेरियल के रिमूवल पे डिपेंड करता है या मटेरियल उसके अंदर कितना है उसकी टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे देखो 0.497 का क्या मतलब है कि ज्यादा मटेरियल, ऐसे ही है ना। 0.497 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर डायमीटर उसका ज्यादा है, और 0.495 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका डायमीटर क्या है, कम है। 0.502 का होल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जर होल है, और 0.498 का होल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि होल क्या है, स्मॉलर है। लार्जर होल का क्या मतलब है कि मैंने वहां से ज्यादा मटेरियल रिमूव किया तो वो मेरे पास क्या हो गया, एलएमसी हो गया। 0.4898 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने वहां से कम मटेरियल रिमूव किया तो वो मेरे पास क्या हो गया, एमएमसी हो गया। एमएमसी क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सारे न्यूमेरिकल इसी पे बेस करते हैं। अच्छा अब हमारे पास क्या आ जाता है, अलाउंस आ जाते हैं। अलाउंस कैसे हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द मिनिमम क्लियरेंस स्पेस बिटवीन द मैटिंग पार्ट, कि दो पार्ट्स के अंदर क्लियरेंस स्पेस कितनी है। अब लेट्स से मेरे पास एक पेन है और एक कैप है, ये पेन आ गया, ये कैप आ गया। अगर तो कैप इसके साथ आके टाइटली ज्वाइन हो रहा है तो इट मींस मैंने उसके अंदर क्लियरेंस जो थी वो बिल्कुल जीरो प्रोवाइड की हुई थी, वहां पे कोई क्लियरेंस प्रोवाइड नहीं की हुई थी। अगर ये कैप और पेन एक दूसरे के साथ लूजली फिट हैं तो इट मींस वहां पे क्लियरेंस जो है वो बहुत ज्यादा थी या अलाउंस वहां पे ज्यादा प्रोवाइड किया हुआ था। सो जो अलाउंस होता है, जी जी आपने लास्ट स्लाइड में हमें दो तरह की बातें बताई हैं। एक जब अपर टाइप होगी तो उसमें एमएमसी होगा क्योंकि उसमें मटेरियल ज्यादा है। लेकिन जब हम चीजों के लिए बताया, शेफ्ट और होल के लिए बच्चे। यस मैम, और जब हम उनको रिमूव करेंगे तो अपोजिट बताया है कि अपर में हमारे पास एलएमसी होगी और लोअर में एमएमसी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दोनों अपोजिट है। शेफ्ट के होल दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। ओके मैम। ये कौन है बीच फाहद, आप जासिम क्या मसला है आपके साथ बच्चे? हाँ जी, जिसने ये क्वेश्चन किया था उसका क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, हमारे पास जो होल के बिल्कुल शेफ्ट जो है वो होल के ऑपोजिट है, यहाँ कह लो होल जो है वो शेफ्ट के ऑपोजिट है। क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मिस। अच्छा अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है दैट इज द अलाउंस। अच्छा अलाउंस में आपको बता रही थी हमारे पास क्या होता है, लेट्स से कैप और एक पेन है, अगर तो वो कैप जो है वो उस पेन के साथ आके टाइटली ज्वाइन हो जाता है। टाइटली ज्वाइन होने का क्या पर्पस है कि वो कैप और पेन के दरमियान हमने कोई अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया था तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, टाइटेस्ट फिट आ जाती है। अगर कैप और पेन जो है एक दूसरे के साथ टाइटली ज्वाइन नहीं होते तो इट मींस वो पार्ट वहां पे क्या था,
लूज था वहां पे। और अगर वो दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते तो इट मींस वो दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ बने ही नहीं थे। तो ये बेसिकली हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मिनिमम क्लियरेंस स्पेस कितनी है दोनों पार्ट्स के दरमियान, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज नोन एज द अलाउंस। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैंने अलाउंस कैलकुलेट करना हो तो इसका क्या मतलब है, कहते हैं फिगर 1 में देखें, अगर आप, मेरे पास टॉलरेंस कितनी है 0.02 से लेके मैक्सिमम और 0.04 तक लाई कर रही है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास द अलाउंस इज 0.001। इट मींस दैट द टाइटेस्ट फिट कैन अकर when the slot is machined to its smallest allowable size। और हमारे पास लार्जेस्ट अलाउेबल, और जब दोनों लार्जेस्ट के ऊपर बनेंगी तो उस केस में हमारे पास वो कौन सी फिट आ जाएगी, डेट विल बी द लूज फिट। जब स्लोट्स मिनिमम डायमीटर्स के ऊपर बनेंगी, जैसे 0.498 के ऊपर अगर हम लेट से बना रहे हैं तो हमारे पास कौन सी फिट आ जाएगी, इट विल बी द टाइटेस्ट फिट। और जब मैक्सिमम डायमेंशंस के ऊपर बनेगी तो इट विल बी द लूजेस्ट फिट। अच्छा, टू सिंबल अगर अलाउंस ज्यादा होगा, हाँ टीचर अगर अलाउंस ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइट होगा। नहीं, अलाउंस ज्यादा होने और का अगर क्या मतलब है, कम, मेरी बात सुनिए, अलाउंस ज्यादा होने का क्या पर्पस है कि वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ लूज में है ना, उनके दरमियान जो आप कह लो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो लूज है। अच्छा, और अगर अलाउंस ज्यादा तो क्लियरिंग स्पेस कम होगी कि ज्यादा होगी? मुझे बताओ आप, अलाउंस ज्यादा होने का क्या, क्लियरेंस स्पेस का क्या होगा, कम होगी या ज्यादा होगी? आप खुद सोचो, एक मिनट, सिर्फ एक पेन और कैप है आपके हाथ में, अगर उसके दरमियान आपने अलाउंस ज्यादा दिया हुआ है तो व्हाट डज इट मीन, क्लियरेंस स्पेस ज्यादा है या कम है? मैम यही तो समझ नहीं आ रही। क्लियरेंस स्पेस कम है। क्लियरेंस स्पेस अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि अलाउंस ज्यादा है ना मैम। यहाँ पर अलाउंस मींस के हमारे पास उसका जो इनर होल का स्पेस है वो ज्यादा होगी। ये देखें, मैं इसको थोड़ा ये लेट्स से ये मेरे पास क्या है, एक होल है, इसके अंदर इस शेफ्ट ने आना है। अब मैंने शेफ्ट जो है वो इस डायमीटर के ऊपर बना दी है, दिस इज द क्लियरेंस स्पेस। अब जब ये इसके साथ आके ज्वाइन करेगी, वो क्या इसके आउटर एजेस को टच ही नहीं करेगी, इजीली इसके अंदर आके यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे। अब अलाउंस क्या था, या क्लियरेंस स्पेस मैंने यहाँ पे क्या दिए, ज्यादा दिए, तो ये दोनों पार्ट्स मेरे पास क्या हो गए, लूज फिट में आ गए। अच्छा, इसी तरह अगर मैं एक और पार्ट बनाती हूँ, अब मेरे पास ये शेफ्ट है, ये एग्जैक्टली इस आउटर एजेस के साथ मैच कर रही है। इस केस में देखो अलाउंस क्या कर दिया मैंने, कम कर दिए। अलाउंस या फिर क्लियरेंस स्पेस मैंने क्या कर दी है, कम कर दी, कम कर दिए। मैम इसका मतलब अगर अलाउंस कम होगा तो वो चीज फिट होगी। एक मिनट आराम से बोले, मुझे नहीं समझ आई, दोबारा बोलो प्लीज। मैं कह रहा था अगर अलाउंस कम होगा तो जो चीज होगी वो फिट ज्यादा होगी, मतलब कि वो फिट ज्यादा होगी, वो टाइटेस्ट फिट के ऊपर आ जाएगी। अलाउंस कम होगा तो ठीक, और अगर अलाउंस ज्यादा होगा तो वो लूज फिट में आ जाएगी। मैम अलाउंस और क्लियरिंग स्पेस एक ही बात है? एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। ओके। आपकी बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपके कपड़ों में अगर आप क्लियरेंस अलाउंस कम दे दोगे तो वो आपके कपड़े टाइट हो जाएंगे, और अगर आप कपड़ों में अलाउंस ज्यादा दे दोगे तो आपके कपड़े लूज हो जाएंगे। तो यही शेफ्ट और होल के अंदर है बेसिकली, नट एंड बोल्ट के अंदर भी यही हमारे पास। आप दोनों अगर अलाउंस ज्यादा दे दोगे तो वो वहां पे इजीली फिट नहीं करेंगे, लूज रहेंगे पार्ट, फिर वहां पे आपको वहां पे सीलिंग्स लगानी पड़ेंगी। अच्छा, उसके बाद देखिए सिंबल हमारे पास क्या आता है, लीस्ट मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं एल का सिंबल, और एमएमसी के लिए भी देखिए ये हमारे पास एम का सिंबल होता है। एमएमसी के लिए हम यूज करते हैं एम का सिंबल, और एलएमसी के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, एल का सिंबल यूज करते हैं। सो एलएमसी इज ऑपोजिट ऑफ एमएमसी, इट रेफर्स टू अ शाफ्ट दैट एट इट्स स्मॉलेस्ट और होल दैट इज एट द लार्जेस्ट। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अदर मटेरियल कंडीशन does not have a symbol regardless of the feature size is the RFS. RFS required that the condition of the material not be considered. This is used where a tolerance is specified and the actual size of the controlled feature is not considered when the applying the tolerance. तो इस केस में हम इसके ऊपर कोई टॉलरेंस अप्लाई नहीं करते, तो इस केस में हम मटेरियल को कंसिडर नहीं करते, जिस तरह हमने एलएमसी और एमएमसी के अंदर बात की थी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअल साइज के ऊपर ही हम टॉलरेंस अप्लाई करके उसके फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ एमएमसी और एलएमसी है, आरएफएस के साथ हम डिस्कस नहीं करेंगे।
अच्छा अब मुझे बताएं शेफ्ट का एमएमसी बताएं मुझे सबसे पहले क्या होगा। ये शेफ्ट है और ये मेरे पास होल है, इस केस में शेफ्ट के अंदर एमएमसी क्या होगा बताओ। अपर लिमिट होगी मिस। एक मैं पूछती हूँ अबू बकर, हाँ जी मुझे बताओ शेफ्ट वैल्यू बताओ मुझे शेफ्ट के एमएमसी की। अबू बकर मुझे शेफ्ट के एमएमसी की वैल्यू बताओ। एब्सेंट हो गया, ठीक है। एहसन, एहसन नदीम। मैम 0.4। 0.47 होगी। यस मैम। एमएमसी 0.47 होगा। 5-1 नो मैम मैम 0.51 होगा। 0.51 होगा। 0.51 क्या होगा? मैम 0.51 क्या होगा हमारे पास शेफ्ट का एमएमसी एमएमसी और एलएमसी क्या आ एमएमसी जाएगा 0.47। 0.47 होल का मुझे 0.47 अच्छा अब मुझे होल का एमएमसी बताओ क्या होगा। 0.49 0.49 0.49 ठीक है गुड। 0.49 होल का एमएमसी होगा और 0.50 होल का क्या आ जाएगा एमएमसी आ जाएगा। एलएमसी। तो ये देखिए हमारे पास एलएमसी और एमएमसी आ गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टॉलरेंस डेफिनेशन। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होती है, आप किस तरह फाइंड आउट करते हो। इट इज मैक्सिमम क्लियरेंस हमारे पास आती है एलएमसी ऑफ होल माइनस एलएमसी ऑफ शेफ्ट। इसी तरह अगर हमें मिनिमम क्लियरेंस फाइंड आउट करनी है तो इट इज द एमएमसी ऑफ द होल माइनस एमएमसी ऑफ द शेफ्ट। सो ये हमारे पास क्या आ जाता है मिनिमम क्लियरेंस को हम क्या कहते हैं अलाउंस भी कह सकते हैं। जी मैम ये जो आज हमने पढ़ा है इसकी स्लाइड अपलोड किस सेशन में होंगी। ये सेशन 5 के अंदर ही अपलोड करूंगी ना, वीक 5 आज में। शाम को हो जाएगी। मैं अभी कर देती हूँ अपलोड बच्चे। यस मैम यस मैम। ठीक है और मिनिमम रिकॉर्डेड क्लियरेंस लेक्चर क्या आ होगा इसका जाएगी अपलोड? जी रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा या नहीं? मैंने आपको पहले भी बताया मुझे अगर आप लोग कहते हैं कि क्लास वाले ही अपलोड कर दूं तो वो अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज क्योंकि क्लास में थोड़ी डिस्कशन होती है लेक्चर लेंथी हो जाता है, तो मैं चाह रही थी कि मैं रिकॉर्ड करके वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मुझे 2-3 दिन दें। और अगर आप लोगों को फिर भी ज्यादा मसला होता है तो यूट्यूब पे जो ऑलरेडी भी लेक्चर्स पड़े हैं वो भी तकरीबन यही है, फिर भी आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ 2-3 दिन में आप शेयर लेक्चर्स कर भी देना वो शेयर। ज्यादा बेहतर है। हाँ तो जी फिर मुझे 2 दिन तो देना, मैं एक मैम और आप सब्जेक्ट भी पढ़ा रही हूँ। जी नो इशू मैम कर आप दें आप रिकॉर्डिंग ठीक है चेक मैम, कर जल्दी लीजिएगा आप। कोई बात नहीं। बिल्कुल 2 दिन दे मुझे, ठीक है। मैक्सिमम ठीक है क्लियरेंस मेरे थैंक पास यू। क्या होती है एलएमसी ऑफ होल माइनस एलएमसी ऑफ शेफ्ट, और मिनिमम क्लियरेंस हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, दैट इज एमएमसी ऑफ होल माइनस एमएमसी ऑफ द शेफ्ट। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये मैंने अभी एलएमसी और एमएमसी एक्सप्लेन किया है, वहां से आप लोग फॉर्मूलाज खुद से देखोगे कि ये ठीक है या नहीं है। अच्छा मुझे बताएं मैक्सिमम क्लियरेंस यहाँ पे क्या आएगी। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है एलएमसी ऑफ होल माइनस एलएमसी ऑफ शेफ्ट, तो एलएमसी ऑफ होल माइनस एलएमसी ऑफ शेफ्ट। मुझे बताओ होल का एलएमसी क्या है, मुझे होल का एलएमसी 0.50 0.50। शेफ्ट का एलएमसी बताओ मुझे क्या है 0.47 तो कितनी आ जाएगी मैक्सिमम क्लियरेंस कितनी आ जाएगी 0.03 0.03। मिनिमम क्लियरेंस मुझे बताओ कितनी आएगी 0.02 -0.03। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको। यस मैम यस मैम ठीक है उसके बाद देखें ये आपने टेबल जो है फिल करना है जो पीछे आपके सामने ये गिवन होगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने सारी उसकी बेसिक साइज क्या है, टॉलरेंस क्या है, लिमिट क्या है, शेफ्ट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज के लिए एक सोल्यूशन जो इसके साथ प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है दैट आर द टाइप्स एंड द डिजाइन्स ऑफ द फिट्स। मैम ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास टाइम हो गया मैम। मैम टाइम हो गया, 5 मिनट रह गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। नो मैम। जी अटेंडेंस मार्क करवा लें प्लीज। मैम आज आपने ज्यादा पढ़ाया है, टाइम से भी ऊपर चले गए हम। जी क्या कह रहे हो? हाँ जी क्या कह रहे थे आप? बोल रहे मैम आपने कम पढ़ाया आज। कम पढ़ाया आज?
नो और पढ़ मैम लेते ज्यादा हैं। पढ़े हैं। नहीं मतलब कि डबल ज्यादा पढ़ाया ज्यादा पढ़ाया ये मैम, कहना चाह बहुत ही रहा है। ज्यादा। 001। प्रेजेंट मैम अब्दुल वहीद। अच्छा, जो अटेंडेंस लगवाता जाए वो मीटिंग काइंडली लीव करता जाए। 14 अब्दुल खालिक। प्रेजेंट 25 प्रेजेंट 26 प्रेजेंट 002 प्रेजेंट 22 प्रेजेंट 12 प्रेजेंट 005 प्रेजेंट मैम 003 003 11 27 प्रेजेंट मैम 15 27 ठीक है 15 प्रेजेंट 15 13 प्रेजेंट 35 प्रेजेंट मैम 19 प्रेजेंट मैम 16 प्रेजेंट 23 प्रेजेंट 21 प्रेजेंट 21 29 प्रेजेंट 17 प्रेजेंट 6 roll number 6 34 प्रेजेंट मैम 34 प्रेजेंट मैम 18 प्रेजेंट 33 28 007 यस मिस 28 मैम 28 ठीक है, हो गया। 007 भी प्रेजेंट है। 24 जी मिस 24 24 मैम 32 28 हो गया। जी हो गया। 32 प्रेजेंट मैम 24 भी हो गया। प्रेजेंट जी 24 भी हो गया। 20 प्रेजेंट 65 32 प्रेजेंट मैम 65